कहानी की शुरुआत एक संदेश से होती है। कहा जाता है कि इंसान चाहे पुरुष हो या महिला, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती है। हालात तय करते हैं कि वो किस रास्ते पर जाएगा। इसके बाद हमें शहर से दूर स्थित एक बड़ा सा पिग फार्म दिखाया जाता है। वहाँ दो आदमी खाने का सामान लेकर एक बंद कमरे में जाते हैं। कमरे के अंदर एक व्यक्ति को कैद करके रखा गया है। वे लोग उसे खाना देते हैं और ज़बरदस्ती उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। उनके जाने के बाद वो कैदी कैमरे की तरफ देखकर कहता है, मेरा नाम अरविंद है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसकी कहानी बहुत लंबी है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ दिन पहले रात का समय था। अरविंद अपनी टैक्सी में एक डॉक्टर महिला सुधा को लेकर JK हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल के बाहर उतरते हुए सुधा उससे कहती है, मैं अंदर एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। उधर अरविंद अपनी गाड़ी साइड में लगाकर अपने दोस्त संतोष को फ़ोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ संतोष शराब के नशे में धुत होकर सड़क किनारे बैठा होता है। वो अरविंद का कॉल देखकर भी नज़रअंदाज कर देता है। इसी दौरान कुछ लोग पहले से ही उस पर नज़र रखे हुए थे। अचानक पीछे से एक तेज़ रफ्तार कार आती है और संतोष को ज़ोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि संतोष मौके पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद दो आदमी वहां पहुंचते हैं और संतोष की लाश को उठाकर एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। फिर वे उसे शहर से दूर उसी पिग फार्म में ले जाते हैं। वहीं पर पहली बार एंट्री होती है डॉक्टर जॉन की। डॉक्टर जॉन कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। वो संतोष की लाश का पोस्टमार्टम करता है और उसके शरीर से कीमती अंग निकाल लेता है। इसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब कहानी का असली अंधेरा सामने आने लगता है। दरअसल 4 अपराधी जॉर्ज, मनी, ऋषभ और बंटी डॉक्टर जॉन और डॉक्टर सुधा के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक धंधा चला रहे थे। इनका काम था लोगों को मारकर उनके अंग निकालना और उन्हें लाखों रुपए में बेचना। यानी ये पूरा गैंग एक बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉन सुधा से मिलता है। सुधा उससे पूछती है, काम हो गया? जॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। फिर वो सुधा से पूछता है, सुना है तुम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हो? सुधा कहती है, हाँ, मुझे वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई है। शुरुआत में मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन बाद में जॉर्ज भी मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद वो जॉन को भरोसा दिलाती है कि उनके गैर कानूनी काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जॉन भी उसकी बात मान लेता है। तब एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर अंदर आता है। असल में संतोष का ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ था, इसलिए उसके अंगों की कीमत बहुत ज़्यादा मिलने वाली थी। यही वजह थी कि उसकी हत्या करवाई गई थी। और इस काम के बदले डॉक्टर जॉन सुधा को पैसों से भरा बैग सौंप देता है। उधर हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स फातिमा सुधा से मिलती है। वो कहती है, मैडम, घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, नर्स की सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा। सुधा कुछ देर सोचती है और कहती है, 2 दिन बाद मुझसे मिलना, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। फातिमा खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को भी खतरे में डालने वाला है। उधर सुधा वापस अरविंद की टैक्सी में बैठ जाती है। रास्ते में वो अखबार पढ़ रही होती हैं। अखबार की हेडलाइन होती है, शहर में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह खबर पढ़कर सुधा कुछ पल के लिए असहज हो जाती है। तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज का कॉल आता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और कॉल खत्म हो जाती है। लेकिन इस दौरान अरविंद को पहली बार सुधा पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह महिला कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है, और यही से उसकी जिंदगी उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ती है। अरविंद सुधा को उसके अपार्टमेंट पर छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। आर्थिक हालात पहले से ही खराब थे और ऊपर से उसकी बेटी दिल की बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो आगे चलकर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यही वजह थी कि पैसों की चिंता हर समय
अरविंद के दिमाग पर भारी रहती थी। दूसरी तरफ सुधा अपने फ्लैट में पहुंचती है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज भी वहां आ जाता है। सुधा थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। जॉर्ज उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी तनाव में क्यों हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। जॉर्ज उसकी बात सुनकर हंस देता है। वो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में तुम ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी और बाद में मैं भी वहां आ जाऊंगा। लेकिन इसके बाद वो अपने असली इरादे जाहिर करता है। जॉर्ज बताता है कि जल्द ही उनके गैंग को एक बहुत बड़ी डील से करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उन पैसों को 4 लोगों में बांटना पड़ता। जॉर्ज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही थी। मौका मिलते ही अपने साथियों को रास्ते से हटा दे और सारे पैसे लेकर विदेश भाग जाए। सुधा उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी कुछ छुपा रही है, जैसे उसके मन में भी कोई अलग खेल चल रहा हो। अगली सुबह अरविंद नाश्ता करते हुए अपनी पत्नी से बात कर रहा था। उसकी पत्नी उसे बेटी के इलाज और पैसों की व्यवस्था के बारे में याद दिलाती है। यह सुनकर अरविंद और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बताता है कि उसने कुछ समय पहले अपने दोस्त संतोष को 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन अब संतोष का कोई पता नहीं चल रहा। उसका फोन बंद आ रहा है और वो अपने घर भी नहीं जा रहा। अरविंद को क्या पता था कि संतोष इस दुनिया में अब रहा ही नहीं। जिस आदमी से उसे पैसे मिलने की उम्मीद थी, उसे तो ऑर्गन माफिया पहले ही मार चुका था। सुधा फिर से फातिमा से मिलती है। वो कहती है, तुम्हारे लिए नौकरी मिल गई है। फातिमा खुश हो जाती है, लेकिन आगे की बात सुनकर थोड़ा हैरान भी होती है। सुधा उसे एक खास अपार्टमेंट में जाकर काम करने के लिए कहती है। साथ ही एक अजीब शर्त भी रखती है। वो कहती है, अगर वहां कभी मैं दिखाई दूं, तो ऐसा दिखाना कि तुम मुझे जानती तक नहीं हो, और वहां जो भी कुछ हो उसकी जानकारी मुझे देती रहना। फातिमा को यह बात अजीब लगती है, लेकिन पैसों की जरूरत के कारण वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती। कुछ दिनों बाद फातिमा उस अपार्टमेंट में काम शुरू कर देती है। इसी दौरान सुधा लगातार अरविंद की टैक्सी का इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन अरविंद उसे मेडिकल स्टोर लेकर जाता है। वापसी में वो देखता है कि सुधा एक आदमी से मिल रही है। वो आदमी उसे कुछ दस्तावेज और पैसों से भरा बैग देता है। असल में ये ऑस्ट्रेलिया जाने से जुड़ा काम था, लेकिन अरविंद को ये सब देखकर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है, यहाँ कुछ और भी चल रहा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर पहुंचने के बाद अरविंद की पत्नी उसे फोन करती है। वो कहती है कि शायद वो दोबारा मां बनने वाली है और उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। ये खबर सुनकर अरविंद कुछ देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे बेटी के इलाज और पैसों की चिंता फिर से घेर लेती है। इसी बीच अरविंद अपने पुराने दोस्त प्रकाश से मदद मांगने का फैसला करता है। वो एक कैफे में प्रकाश से मिलता है। प्रकाश उसकी पूरी बात सुनता है और दोस्ती निभाते हुए उसे 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ पैसे कैश में देता है और बाकी ऑनलाइन भेजने का वादा करता है। अरविंद राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मुश्किलें कम होने वाली है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कैफे में बैठे 2 अपराधी उनकी बातचीत सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अरविंद के पास बड़ी रकम है। जैसे ही अरविंद वहां से निकलता है, दोनों उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाकर वे उस पर हमला कर देते हैं। उसके हाथ से पैसों वाला बैग छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। अरविंद पूरी ताकत से उनका पीछा करता है, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा। उसके पैर में पुरानी चोट थी, इसलिए वो चोरों को पकड़ नहीं पाता। कुछ ही मिनटों में उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पहले संतोष गायब हो गया, फिर दोस्त से उधार लिए पैसे भी लूट लिए गए। अब उसके पास बेटी के इलाज का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात अरविंद इतना टूट चुका था
कि घर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। वो अपनी टैक्सी में ही बैठा बैठा सो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रात बीत जाती है। सुबह जब अरविंद घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है, लेकिन अरविंद इतना तनाव में होता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि वो किट खरीदना भूल गया है। वो बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन वो मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी टैक्सी में बैठता है, एक आदमी अचानक उसकी कार में आकर बैठ जाता है। उस आदमी का नाम प्रभाकर था। अरविंद ने उससे पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। अब प्रभाकर लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा था। अरविंद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगा, लेकिन प्रभाकर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान अरविंद को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। पता चलता है कि पुलिस ने उन चोरों में से एक को पकड़ लिया है जिन्होंने उसके पैसे लूटे थे। अरविंद उस आदमी को देखते ही पहचान लेता है। वो पुलिस को बताता है कि यही उन हमलावरों में से एक था। हालांकि उसके पैसे अभी तक बरामद नहीं हुए थे, फिर भी पुलिस उसे भरोसा दिलाती है कि जल्द ही पूरी गैंग पकड़ी जाएगी। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में जिस रात अरविंद के पैसे लूटे गए थे, पूरी सच्चाई कुछ और थी। जब चोर पैसे लेकर भागे थे, तब अरविंद ने उनका काफी दूर तक पीछा किया था। और वहां एक ऐसी बात सामने आती है जिसने सबको हैरान कर दिया। अरविंद का पैर वास्तव में खराब नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दौड़ सकता था। जिस लंगड़ाहट को वो दुनिया के सामने दिखाता था, वो सिर्फ एक नाटक था। ये बात फिलहाल किसी को पता नहीं थी। जॉर्ज अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि जल्द ही ऑर्गन तस्करी की एक बड़ी डील पूरी होने वाली है। उस डील से करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। लेकिन जॉर्ज का इरादा उन पैसों को अपने साथियों के साथ बांटने का नहीं था। वो सब कुछ अकेले हड़पना चाहता था। जॉर्ज अपने फ्लैट में सुधा से मिलता है। सुधा अभी भी घबराई हुई थी। वो पूछती है, क्या तुम सच में अपने साथियों को मारने वाले हो? जॉर्ज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सुधा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि वो खुद भी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। मनी, ऋषभ और बंटी करोड़ों रुपए की डील लेने की तैयारी कर रहे थे। योजना के अनुसार बंटी को पैसे लेने भेजा जाता है। उसे एक कार दी जाती है और कहा जाता है कि पैसे लेकर सीधे फार्म पर वापस लौटना। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जॉर्ज पहले से ही उन पर नजर रखे हुए है। इधर जॉर्ज एक और चाल चलता है। वो अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर देता है और मदद मांगने के बहाने एक टैक्सी रोकता है, और संयोग से वो टैक्सी अरविंद की होती है। जॉर्ज कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे तुरंत एक जगह पहुंचना है। पहले तो अरविंद मना करता है, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर वो मान जाता है। उसे क्या पता था कि वो खुद मौत के खेल की तरफ बढ़ रहा है। बंटी करोड़ों रुपए से भरा बैग लेकर पिग फार्म पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, अचानक जॉर्ज उस पर हमला कर देता है। बंटी पूरी तरह हैरान रह जाता है। जॉर्ज सीधे उससे पैसों का बैग मांगता है। बंटी मना कर देता है। उसका कहना था कि पहले बाकी साथी आएंगे, फिर पैसे बांटे जाएंगे। बस यहीं से दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी देर तक हाथापाई चलती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जॉर्ज को अपनी पिस्तौल मिल जाती है और बिना एक पल गंवाए वो बंटी के सिर में गोली मार देता है। बंटी वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन जॉर्ज को यह नहीं पता था कि कोई उसकी इस पूरी करतूत को देख चुका है, और वो शख्स था अरविंद। हाँ, वही टैक्सी ड्राइवर जो जॉर्ज को यहां छोड़ने आया था। गोली चलने की आवाज सुनकर अरविंद छिपकर पूरी घटना देख लेता है। उसकी आंखों के सामने पहली बार किसी का कत्ल हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगले ही पल वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। उधर जॉर्ज पैसे वाला बैग लेकर अपनी अगली चाल की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि जिस आदमी पर जॉर्ज सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही इंसान जल्द ही उसे धोखा देने वाला था।
और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुधा थी। अब तक अरविंद अपनी आंखों से एक खून देख चुका था और डर के मारे वहां से भाग निकला था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जॉर्ज करोड़ों रुपए से भरा बैग लेकर अपने फ्लैट की तरफ पहुंचता है। उसे लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका है। उसने अपने साथी बंटी को मार दिया था, पैसे भी उसके हाथ लग चुके थे और अब बस विदेश भागना बाकी था। फ्लैट पहुंचने पर वॉचमैन उसे चाबी देता है। वह बताता है कि सुधा कहीं बाहर गई है और जाते समय यह चाबी उसके लिए छोड़ गई थी। जॉर्ज को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह आराम से फ्लैट के अंदर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, अचानक पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार वार करता है। जॉर्ज लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सुधा खड़ी थी। जॉर्ज को विश्वास ही नहीं होता, जिस लड़की के लिए वह सब कुछ कर रहा था वही आज उसकी जान लेने आई थी। जॉर्ज कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुधा एक बार फिर उसके सिर पर हमला कर देती है। जॉर्ज की मौत हो जाती है। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सुधा शुरू से ही जॉर्ज का इस्तेमाल कर रही थी। उसका इरादा कभी भी उसके साथ विदेश जाने का नहीं था। वो खुद सारे पैसे और पूरा नेटवर्क अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अब एंट्री होती है फातिमा की, वही नर्स जिसे सुधा ने नौकरी दिलवाई थी। अब पता चलता है कि सुधा ने उसे सिर्फ मदद के लिए नहीं रखा था, बल्कि अपने खतरनाक प्लान का हिस्सा बनाया था। सुधा और फातिमा मिलकर जॉर्ज की लाश को एक टेबल पर रखते हैं। फिर दोनों मिलकर उसके शरीर से कीमती अंग निकालने लगती हैं, जैसे ये लोग बाकी लोगों के साथ करते आए थे। जॉर्ज मर चुका था, लेकिन उसके शरीर की कीमत अभी भी लाखों रुपए थी। सुधा उसके ऑर्गन्स निकालकर एक खास खरीदार को बेच देती है और बदले में उसे भारी रकम मिलती है। इसके बाद सुधा फातिमा को भी उसका हिस्सा देती है। फिर साफ शब्दों में कहती है, आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। फातिमा डर जाती है। वो पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अब फ्लैट में सिर्फ सुधा बचती है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, जॉर्ज की लाश। उसे ठिकाने लगाने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर शक न हो। अरविंद। वह तुरंत अरविंद को फोन करती है। फोन पर रोने का नाटक करती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मेरी मदद करो। अरविंद पहले ही तनाव में था। उसे लगता है कि शायद सुधा सचमुच किसी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे उसके फ्लैट पहुंच जाता है। जॉर्ज की लाश पड़ी थी। अरविंद बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन तभी सुधा अपना असली चेहरा दिखाती है। वह कहती है, अगर तुम यहां से गए तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि जॉर्ज को तुमने मारा है। मैं कहूंगी कि हमारा अफेयर चल रहा था और जॉर्ज ने हमें साथ देख लिया था, फिर गुस्से में आकर तुमने उसका खून कर दिया। यह सुनकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। अब सुधा उससे एक और काम करवाती है। वह जॉर्ज की बॉडी के टुकड़े करती है और उन्हें उसी बड़े बैग में भर देती है जो अरविंद साथ लेकर आया था। फिर वह कहती है, इस बैग को कहीं ले जाकर खत्म कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। अब अरविंद के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरी में वह बैग उठाता है और रात के अंधेरे में अपनी टैक्सी में रखकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब करके भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब करोड़ों रुपए, ऑर्गन माफिया और कई हत्याओं का राज उसके सिर पर आ चुका था। मनी और ऋषभ अपने साथी बंटी की मौत का बदला लेने निकल चुके थे। उधर अरविंद जॉर्ज को मार चुकी थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी टैक्सी में रखकर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में अचानक मनी और ऋषभ उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। दोनों गाड़ी रुकवाते हैं और सीधे सुधा से सवाल पूछते हैं, जॉर्ज कहाँ है और हमारे पैसे कहाँ हैं? सुधा झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब सामने वाले भी कोई साधारण लोग नहीं थे। कुछ ही देर में मनी और ऋषभ दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी डरावने पिग फार्म पर ले जाते हैं।
यहीं पर कहानी वापस उसी सीन में पहुंचती है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जहां अरविंद और सुधा कैद थे। अब हमें समझ आता है कि वे वहां कैसे पहुंचे। मनी दोनों को कमरे में बंद कर देता है, फिर धमकी देता है, अगर जॉर्ज और पैसे का सच नहीं बताया तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। कुछ देर बाद मनी और ऋषभ बाहर चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ अरविंद और सुधा रह जाते हैं। यहीं पर सुधा एक ऐसी बात नोटिस करती है जिसने उसे चौंका दिया। वह देखती है कि अरविंद बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है, वह लंगड़ा नहीं रहा। सुधा हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, फिर इतने सालों से लंगड़ाने का नाटक क्यों कर रहे थे? तब पहली बार अरविंद अपने अतीत का सच बताता है। बचपन में वो एक बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन एक चोट की वजह से उसका सपना टूट गया। बाद में इलाज से उसका पैर ठीक हो गया, लेकिन उसने महसूस किया कि लोग उसकी कमजोरी देखकर उससे सहानुभूति रखते हैं, उसे मदद करते हैं, और धीरे धीरे उसने इस कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया। यही वजह थी कि वह जानबूझकर लंगड़ाने का नाटक करता था। अब दोनों अपनी जान बचाने का रास्ता सोचने लगते हैं। सुधा कहती है, अगर मौका मिला तो हमें यहां से भागना होगा। कुछ देर बाद ऋषभ खाने का सामान लेकर कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, अरविंद और सुधा अचानक उस पर हमला कर देते हैं। ऋषभ संभल भी नहीं पाता, दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। अब उनके पास एक मौका था, लेकिन असली खतरा अभी जिंदा था, मनी। रात होने पर मनी वापस फार्म पर लौटता है। जैसे ही उसे अपने दोस्त ऋषभ की लाश दिखाई देती है, वो आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वो सीधे सुधा पर टूट पड़ता है। तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि मनी उन दोनों को मार डालेगा, लेकिन अचानक सुधा पीछे से उसके सिर पर भारी चीज मार देती है। मनी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी सुधा अपनी असली फितरत दिखाती है। वो पीछे से अरविंद पर भी हमला कर देती है, क्योंकि अब वो किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। अरविंद समझ जाता है कि सुधा कभी किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। खुद को बचाने के लिए अरविंद भी जवाबी हमला करता है, और लड़ाई के दौरान सुधा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस अफरा तफरी में अरविंद करोड़ों रुपए छोड़ देता है। वो सिर्फ उतने पैसे उठाता है जितने उसकी बेटी के इलाज के लिए ज़रूरी थे। कहानी में आखिरी बार एंट्री होती है डॉक्टर जॉन की। डॉक्टर जॉन फार्म पर पहुंचता है। उसे लगता है कि वो अब भी स्थिति संभाल सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अरविंद छिपकर उसका इंतजार करता है, और जैसे ही जॉन कमरे में प्रवेश करता है, अरविंद मनी की पिस्तौल से गोली चला देता है। गोली सीधे डॉक्टर जॉन को लगती है, और वहीं उसका अंत हो जाता है। अब अरविंद वहां से निकल जाता है। उसे सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी की चिंता थी। वो इस खूनी दुनिया से हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद मनी को होश आ जाता है। वो पैसों वाला बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुधा भी जिंदा निकल आती है। दोनों के बीच आखिरी संघर्ष होता है। मनी हमेशा के लिए मर जाता है। फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि सुधा अपने पुराने परिवार की तस्वीरों को आग लगा देती है, मानो वो अपने अतीत के हर निशान को मिटाना चाहती हो। उधर अरविंद याद करता है कि उसने जॉर्ज की लाश के टुकड़ों को पहले ही जला दिया था। इसी वजह से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। आखिर में अरविंद एक महत्वपूर्ण बात कहता है, सबसे खतरनाक अपराधी हमेशा हमारे बीच ही छिपे होते हैं। जब इंसान पर पैसों का लालच हावी हो जाता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए।